नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। आज हम पार्ट 4 में करेंगे अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अब भाग 3 के अंदर जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 12 और 13 को भी रखा गया है, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 14 से स्टार्ट होते हैं, 14 से 30 और 32 से 35। अब अनुच्छेद 12 और 13 को इसलिए रखा गया क्योंकि 12 के अंदर ये बताया गया है कि राज्य क्या है। अब राज्य की परिभाषा देने का कारण ये था क्योंकि हमें जो हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। अगर राज्य कभी आपके अधिकारों का अतिक्रमण करता है, उनको सीमित करने का प्रयास करता है, वो किसके माध्यम से करेगा? कानून के माध्यम से करेगा, क्योंकि राज्य में चाहे वो सरकार है चाहे संसद है, इनको कानून निर्माण का अधिकार है और कानून के माध्यम से आपके फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकते हैं। इसलिए भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है, और जब वो आपके अधिकारों का हनन करती है तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो राज्य के अंतर्गत है भारत की सरकार और संसद। अब संसद तो स्पष्ट है कि कानून बनाती है, और जब वो कोई ऐसा कानून बना देगी जिससे आपके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सरकार कैसे आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? तो देखिए, सरकार में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश किस लिए कब जारी करेगा? जब संसद सत्र में नहीं होगी, संसद की बैठक नहीं चल रही होगी, क्योंकि बैठक नहीं चल रही होगी और सत्र नहीं चल रहा होगा तो कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। जब अध्यादेश जारी करेगा और ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया जो आपके मौलिक अधिकारों को सीमित करता है तो फिर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। अब विधानमंडल क्या कर सकता है? कानून के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। उसी प्रकार से राज्य में भी सरकार अर्थात राज्यपाल भी क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213, आर्टिकल 213। अब बात चल रही है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर एवं भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन। तो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अर्थात अब संघ राज्य भी आ जाएगा, और भारत ने जिस क्षेत्र को अर्जित किया है, जिस भू क्षेत्र को अर्जित किया है वो भी क्या है? राज्य के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। अब इस राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले एवं भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आपको सभी स्थानीय बताऊंगा। स्थानीय प्राधिकारी जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि का निर्माण करने, उसे जारी करने और समय समय पर उसे परिवर्तित करने की शक्ति जिस अथॉरिटी के पास होती है, जिस प्राधिकारी के पास होती है, उसे स्थानीय प्राधिकारी बोलते हैं। जैसे नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। अब एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे नगर पालिका है, उसने क्या किया? सब्जी मंडी के अंदर बिक्री कर लगा दिया, और वो बिक्री कर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो लोगों ने विरोध किया। तो नगर पालिका क्या करेगी? उस आदेश को परिवर्तित भी कर सकती है, बिक्री कर को कम कर सकती है। तो इस प्रकार से जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनमें जिन्हें विधि निर्माण का अधिकार है, उपविधि का है, आदेश का है, अधिसूचना का है, इसका निर्माण भी कर सकते हैं, इन्हें लागू भी जारी भी यही करती है और इन्हें परिवर्तित करने की शक्ति भी होती है, उसे स्थानीय प्राधिकारी कहते हैं। अब आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 3 अन्य प्राधिकारी के अंदर जो संविधान या किसी नियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं
उन प्राधिकारियों को अन्य प्राधिकारियों में सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें विधि उपविधि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब इसको हम कुछ केस के माध्यम से, कुछ वाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटीज ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, ये एक ऐसा केस था। इसके अंदर ये कहा गया कि जो विश्वविद्यालय है वो राज्य है। वाद ले जाया गया, तब कोर्ट ने ये कहा कि जो विश्वविद्यालय है या जो कंपनी है वो राज्य नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालयों के पास और कंपनियों के पास शासकीय या संप्रभु शक्ति नहीं होती। तो इस केस में ये स्पष्ट कर दिया गया कि जिस बॉडी के पास शासकीय या संप्रभु शक्ति होगी, यानी शासकीय संप्रभु शक्ति का जो प्रयोग करेगा वो राज्य होगा। तो विश्वविद्यालय या कंपनी जो है वो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग नहीं करता, इसलिए ये राज्य नहीं है। लेकिन जो दूसरा केस आया, उस केस के अंदर इस जो निर्णय दिया गया इसको पलट दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मोहनलाल। पहले वाला जो केस था उसमें जो कहा गया कि उनके पास शासकीय या संप्रभु शक्ति होनी चाहिए, इसका जो प्रयोग करता होगा वो राज्य है। लेकिन इस केस में कहा गया कि जिनकी स्थापना संविधान या किसी परिनियम द्वारा की जाए, वो प्राधिकारी जो है वो अन्य प्राधिकारी के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है वो संसदीय कानूनों के अधिनियम के द्वारा की जाती है, संसद कानून बनाकर करती है। तो विश्वविद्यालय भी क्या है, राज्य है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मोहनलाल केस के अंदर यह कह दिया गया कि जिनकी स्थापना संविधान या किसी परिनियम के द्वारा की जाएगी वो अन्य अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी के अंदर वो सम्मिलित कर लिया जाएगा और वो भी क्या होगा, राज्य होगा। इसलिए विश्वविद्यालय को इसमें राज्य मान लिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद तीसरा केस बताता हूं। तीसरा केस है आर.डी. सेठी बनाम इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें क्या है कि इन्होंने, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो थी उसने कुछ टेंडर्स इनवाइट किए, उसमें आर.डी. सेठी ने भी टेंडर भरा और उसके टेंडर को खारिज कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो अपने आप में एक स्टेट है, क्योंकि आर.डी. सेठी ने ये बोला कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि क्या इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी एक स्टेट है। तब इसमें यह बात कही गई कि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसकी स्थापना एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के द्वारा की गई है, इसलिए इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो अपने आप में एक स्टेट है। अब इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस संस्था के अंदर, जिस अथॉरिटी के अंदर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें पद से हटाना और जो संपूर्ण पूंजी है वो सरकार की लगे, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार, और नीति निर्धारण एवं कार्यों के संपादन में भी वो अथॉरिटी केंद्र सरकार के अधीन हो, तब वो अदर अथॉरिटी के अंदर आती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि आप जो है किसको अन्य अथॉरिटी में सम्मिलित करेंगे और किसको अन्य अथॉरिटी में सम्मिलित नहीं करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे कि जो अदर अथॉरिटी है उसके अंदर कौन राज्य है कौन राज्य नहीं है। तो एनसीईआरटी राज्य नहीं है। कई बार पेपर में पूछा गया है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा, एग्जाम जो है उनके अंदर पूछा जाता है कि इसमें से कौन से राज्य नहीं है, तो मोस्टली आता है एनसीईआरटी क्या राज्य है। तो एनसीईआरटी राज्य नहीं है। अब कौन कौन से राज्य है वो आप देखेंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद CSIR, जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस, कारखाना वित्त निगम, भारत पेट्रोलियम निगम, अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय, ये सभी क्या है, अदर अथॉरिटी के अंदर है, अन्य प्राधिकारी के अंदर है। उसके अलावा जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करता है तब वो भी क्या होता है, अदर अथॉरिटी के अंदर आता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करता है तब वो अन्य अथॉरिटी में आता है। फिर है राष्ट्रपति जब संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करता है। अब ये 359 क्या है, आपात काल जब होता है, आपात के दौरान जब भाग 3 द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं
उनका परिवर्तन का निलंबन करना, अर्थात आप अपने अधिकारों को परिवर्तित नहीं करवा सकते, क्योंकि क्या लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल लगा हुआ है। तो उस समय 359 के तहत जब राष्ट्रपति आदेश जारी करता है तब राष्ट्रपति भी क्या हो जाता है, अदर अथॉरिटी के अंदर आ जाता है। तो हमने आज भाग 12 देखा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अनुच्छेद 13, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। अब आपने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देख ली है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।